स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज विषय सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैं आपको खंड खा में जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियां समझाऊंगी। साथ ही बच्चों, मैं आपसे यह आशा करती हूँ कि आज जो भी मैं काम कराऊंगी उसको आपको अपनी CW लैंग्वेज कॉपी पे बहुत अच्छे से करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में मुहावरे और लोकोक्तियां। सबसे पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं। ऐसा वाक्यांश जो शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ को व्यक्त करता है मुहावरा कहलाता है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मुहावरा किसे कहते हैं, तो आप क्या डालेंगे, मुहावरा, और उसकी परिभाषा लिखेंगे। ऐसा वाक्यांश, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, ऐसा वाक्यांश जो शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ को व्यक्त करता है मुहावरा कहलाता है। इसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ मुहावरे और उनका अर्थ लिख रखा है। वाक्य प्रयोग मैं आपको बताऊंगी, वो आपको अपने आप करना होगा। तो सबसे पहले मुहावरा जो लिखा है, अक्ल का दुश्मन। आप इसका अर्थ लिखेंगे मूर्ख। किस तरह करेंगे, सबसे पहले मुहावरा लिखेंगे, फिर अर्थ हेडिंग डालेंगे और इसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे, वाक्य प्रयोग। मुहावरा क्या लिखेंगे, अक्ल का दुश्मन, अर्थ क्या लिखेंगे, मूर्ख। वाक्य प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, राकेश तो पढ़ाई में अक्ल का दुश्मन है। कर लेंगे बच्चों इस तरह का वाक्य प्रयोग। दूसरा मुहावरा लिखा हुआ है, अंधे की लाठी। इसका अर्थ होता है बच्चों एकमात्र सहारा। इसका भी वाक्य प्रयोग आपको अपने आप करना होगा। जैसे कैसे कर सकते हैं, अंधे की लाठी, ये जो मुहावरा है इसका वाक्य प्रयोग, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। इसके बाद बच्चों तीसरा मुहावरा मैंने लिखा है, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, आजकल राजनेता चुनाव के समय जनता से बड़े बड़े वादे करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो इस तरह का वाक्य प्रयोग आप कर लेंगे, कॉपी पे आपको लिखना भी है बच्चों। इसके बाद बच्चों चौथा मुहावरा लिखा हुआ है, आग में घी डालना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, क्रोध को बढ़ावा देना या क्रोध को और अधिक बढ़ाना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर मोहन ने पिताजी से बहस करके आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद बच्चों अगला मुहावरा क्या लिखा है, आकाश पाताल एक करना। इसका अर्थ क्या लिखेंगे, बहुत मेहनत करना। सबसे पहले मुहावरा लिखेंगे बच्चों, मैं बार बार बता रही हूँ, आप मुहावरा लिखेंगे, इसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे, अर्थ लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर मुहावरा बता रही हूँ, उसका अर्थ भी बता रही हूँ और वाक्य प्रयोग भी करके बता रही हूँ। वाक्य प्रयोग आपको अपने आप से करने होंगे। जैसे मुहावरा क्या बताया मैंने, आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। वाक्य प्रयोग आप किस तरह कर सकते हैं, आजकल IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षार्थियों को आकाश पाताल एक करना पड़ता है। इसके बाद जो मुहावरा लिखा है, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, इस मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देने वाला मित्र। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे आप, मोहन और सोहन की घनिष्ठ मित्रता थी, परंतु सोहन तो आस्तीन का सांप निकला। इसके बाद मुहावरा लिखा है बच्चों, आंखों का तारा। आंखों का तारा अर्थ होता है बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, प्रभु श्री राम राजा दशरथ के आंखों के तारे थे। इसके बाद अगला मुहावरा है, आंखों में धूल झोंकना। इस मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों धोखा देना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, चोर पुलिस
आंखों में धूल झोंककर चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गए। इसके बाद बच्चों 9 नंबर पे मैंने मुहावरा लिखा है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है स्वागत करना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, जब प्रभु श्री राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने आंखें बिछाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद बच्चों मुहावरा लिखा है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं, राकेश जब से डॉक्टर बना वह तो ईद का चांद हो गया। अब जैसे बच्चों वाक्य प्रयोग जब आप कर रहे होगे और जब मुहावरा जहां पर आए तो उसको आप ब्लैक पेन से लिख देना और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देना, तो आपकी जो विषय सामग्री होगी वो बेहद आकर्षक होगी। इसके बाद बच्चों मुहावरा लिखा है ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। मुहावरा क्या है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तानी सेना को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। बच्चों आया समझ में। इसके बाद मुहावरा संख्या 12 जो है वो है ईंट से ईंट बजाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है सर्वनाश करना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरा जो है इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, सर्वनाश करना। इसका भी वाक्य प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी। फिर बच्चों 13 संख्या है जो मुहावरा संख्या 13, ऊंट के मुंह में जीरा। इस मुहावरे का अर्थ होता है आवश्यकता से कम वस्तु। इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे, रवि को खाने के लिए 10 से 12 रोटियों की आवश्यकता होती है, परंतु उसकी मामी ने उसे 2 रोटी देकर ऊंट के मुंह में जीरा इस कहावत को चरितार्थ कर दिया। इसके बाद देखिए अगला मुहावरा क्या दिया हुआ है, कान भरना। कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों चुगली करना। इसका भी वाक्य प्रयोग आप कैसे कर सकते हो, लिख सकते हो, प्रायः लोग जिससे निंदा रखते हैं उसके बारे में किसी के भी या किसी अन्य व्यक्ति के कान भरते रहते हैं। या इस तरह भी एक वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि सोहन के मकान मालिक ने से सोहन के पड़ोसी ने कान भर के उससे कमरा खाली करवा दिया। अगला दिया है मुहावरा बच्चों कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल होना इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रमी। इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, राकेश दिन रात परिश्रम करके कोल्हू का बैल बना रहता है। इसके बाद बच्चों मुहावरा दिया है खाक छानना। खाक छानना इस मुहावरे का अर्थ होता है मारा मारा फिरना। वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं, आजकल लोग बीएड की डिग्री लेकर खाक छानते फिरते हैं। इसके बाद बच्चों मुहावरा दिया है गड़े मुर्दे उखाड़ना। इस मुहावरे का अर्थ होता है पुरानी बातें याद करना। वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं, प्रायः लड़ाई झगड़े के समय लोग गड़े मुर्दे उखाड़कर लड़ाई झगड़े को और बढ़ावा देते हैं। इसके बाद बच्चों मुहावरा संख्या 18 लिखा हुआ है गागर में सागर भरना। इस मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक बार कहना। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, बिहारी ने अपने
अपनी रचना बिहारी ससई के दोहों में गागर में सागर भरने का कार्य किया है। कैसे करेंगे? बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरने का कार्य किया है। इसके बाद बच्चों मुहावरा संख्या 19 दिया हुआ है, घाव पर नमक छिड़कना। इस मुहावरे का अर्थ होता है दुखी व्यक्ति को और दुख पहुंचाना। क्या मुहावरा लिखा हुआ है? घाव पर नमक छिड़कना। इसका अर्थ क्या होता है? दुखी व्यक्ति को और दुख पहुंचाना। एक तो राकेश के पिताजी की बीमारी के कारण बहुत ही हालत गंभीर थी, ऊपर से उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकालकर उसके घाव पर नमक छिड़क दिया। इसके बाद बच्चों मुहावरा संख्या दी है 20, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुहावरा क्या दिया हुआ है? चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका अर्थ होता है अपराधी हमेशा सशंकित रहता है। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? अपराधी हमेशा सशंकित रहता है। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? कक्षा में पढ़ाई के दौरान मोहन ने ब्लैक बोर्ड में कार्टून बना दिया। जब टीचर ने या जब अध्यापक ने कार्टून के विषय में छात्रों से पूछा तो वह खड़े होकर कहने लगा कि यह कार्टून मैंने नहीं बनाया। तो बच्चे कहने लगे चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बच्चों जितने भी मुहावरे मैंने आज आपको कराए हैं ये आपको अपनी CW लैंग्वेज कॉपी पे करने हैं। वाक्य प्रयोग आप अपने आप से करेंगे या मैंने जो बताया है वो भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। इस टॉपिक को मैं अपने अगले वीडियो में जारी रखूंगी। हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, बट एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट्स को, तो इस वजह से मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए ले रहा हूँ। और जैसे मैंने 10वां नंबर क्वेश्चन लिया हुआ है, यदि A सबसेट है B का, यदि A उपसमुच्चय है B का तो सिद्ध कीजिए C माइनस B सबसेट। और ये कैसा सबसेट है? इम्प्रॉपर सबसेट C माइनस A का। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ चीजें याद दिला दूं। मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि कोई x बिलोंग कर रहा है A माइनस B में, तो इसका मतलब क्या होता है? x बिलोंग करेगा A में तथा x does not belongs to B। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर इसको मैं और लिखना चाहूँ x belongs to A, तो अगर x B में बिलोंग नहीं करेगा तो कहाँ बिलोंग करेगा? B डैश में। अगर कोई भी अवयव किसी सेट में नहीं बिलोंग करेगा तो उसके पूरक में बिलोंग करेगा। तो अगर x B में बिलोंग नहीं कर रहा है तो x बिलोंग करेगा किसमें? B डैश में। तो देखिए ये भी लिखा है x belongs to, ये भी लिखा है x belongs to। तो अगर belongs to का सिंबल दोनों तरफ हो, बीच में लगा होता था, तो x को एक बार लिख दीजिए, belong का सिंबल भी एक बार, और फिर तथा का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो A इंटरसेक्शन B डैश। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए A माइनस B को आप A इंटरसेक्शन B डैश भी लिख सकते हैं। B माइनस A होगा तो लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन A डैश। ये आपको याद रखने वाली बात है, अभी आज के सवालों में जरूरत पड़ेगी। दूसरा मैंने आपको बताया किसी भी सेट A और उसके यूनियन कर दिया जाए उसके पूरक के साथ। यदि A का यूनियन कर दे A डैश के साथ या A डैश का यूनियन कर दे A के साथ, तो वो किसके बराबर होता है? U के बराबर, यूनिवर्सल सेट के। ये आपको ध्यान रखना है चीजें। तीसरा, अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन करें किसके साथ? उसके पूरक के साथ, या पूरक का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ, कुछ भी नहीं मिलता है, हमें फाई मिलता है। चौथा, अगर हम किसी सेट का यूनियन फाई के साथ करें या फाई का यूनियन किसी सेट के साथ करें तो स्टूडेंट्स वही सेट वापस आ जाता है। ये भी याद रखने वाली बात है। अब स्टूडेंट्स और एक लास्ट चीज, वितरण नियम आपको याद रखना है। A यूनियन B इंटरसेक्शन C, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके आपको दोनों नियम याद रखने हैं। A यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरा नियम इसका क्या है?
A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये मैं आपको सब चीजें सिद्ध करा चुका हूँ। आप देखिए ध्यान से, हमें क्या दिया गया है, इन चीजों को मैं यूज करूंगा। दिया है, क्या दिया है, A सबसेट है किसका, B का, यानी कोई सेट A है वो B का क्या है, सबसेट। तो इसका कहना है कैसा बनेगा, A B का सबसेट है, यानी A किसके अंदर रहेगा, B के अंदर रहेगा। A सबसेट है किसका, B का, तो B बाहर A अंदर, ऐसे तो बनेगा फिगर। B सबसेट है, A सबसेट है B का, मतलब B के सर्कल के अंदर ये रहेगा, ये बना रहेगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि C माइनस B। और एक चीज मैं लिख दूं, यदि x belongs to A चल रहा हो और इसको यूज करके आप ले रहे हैं x belongs to B। अगर आप x belongs to A लेके चले तो आप ले रहे हैं क्या, x belongs to B, तो A सबसेट हो जाता है किसका, B का। एक प्रॉपर भी लगा सकते हैं, प्रॉपर भी लगा सकते हैं। तो मुझे सिद्ध करना है C माइनस B सबसेट है C माइनस A का। तो बताइए C B क्या है, समुच्चय, D B क्या है, समुच्चय। समुच्चयों का अंदर भी क्या होता है, नया समुच्चय होता है। तो मैं मान के चल ले रहा हूँ कि समुच्चय में कोई अवयव x है, तो माना x belongs to C माइनस B। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए x belongs to C माइनस B का मतलब क्या होगा, इसके अनुसार चले। x belongs to A माइनस B का मतलब x belongs to A तथा x does not belongs to B। तो इसका मतलब x belongs to C तथा x does not belongs to B, यानी जो x अवयव है वो B में बिलोंग नहीं कर रहा है। बताइए ये B है, अगर हम कहते हैं x अवयव B में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी x अवयव B के अंदर स्थित नहीं, यही तो मतलब हुआ। x does not belongs to B का मतलब क्या हुआ कि x B के अंदर स्थित नहीं है, तो B के अंदर वाला हिस्सा तो ये है, तो x कहाँ स्थित है, B के बाहर। तो बताइए इस स्थिति के अनुसार अगर x B के अंदर स्थित नहीं है तो x A के अंदर भी स्थित नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर x B के अंदर नहीं हो सकता तो A के अंदर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि A किसका सबसेट है, B का। तो मुझे दिख रहा है कि अगर x B के अंदर स्थित नहीं है तो फिर स्टूडेंट्स x A के अंदर भी स्थित नहीं होगा। क्या कारण लिखेंगे, चूंकि A इज सबसेट ऑफ B। अब परिभाषा पढ़िए, इसको पढ़िए, यहाँ पे लगा बिलोंग टू, यहाँ पे लगा डज नॉट बिलोंग्स टू। मुझे क्या चाहिए, C माइनस A। C माइनस A का मतलब C में हो किंतु A में ना हो, यही तो देखिए x C में है और तथा A में नहीं है, तो इसका मतलब x कहाँ पर भी नहीं होगा, C माइनस A। हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे x बिलोंग्स टू C माइनस B और लेके आए C माइनस A। x belongs to C minus B लेके चले थे और क्या लिया है, x belongs to C minus A। इसमें ध्यान से देखिए, हम लेके चले थे x belongs to A और क्या लिया है, x belongs to B। तो इसका मतलब A is subset of B। तो हम ये लेके चले थे और ये लिया है ना। तो सिद्ध होता है कि C minus B is improper subset of C minus A students। ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने अगला क्वेश्चन लिया हुआ है, समुच्चय A तथा B के लिए सिद्ध कीजिए कि A बराबर A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B तथा A यूनियन B माइनस A बराबर A यूनियन B। इसको आप वेन आरेख की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना वेन आरेख की मदद से करके दिखाता हूँ। देखिए मुझे ये पार्ट सिद्ध करना है, तो इस पार्ट का RHS ले लीजिए, क्योंकि RHS से हम ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या सिद्ध करना है, पहले लिख दीजिए, माना A तथा B दो समुच्चय है, माना A तथा B दो समुच्चय है जो कि सार्वत्रिक समुच्चय U के अंतर्गत स्थित है। सार्वत्रिक समुच्चय S के अंतर्गत स्थित है, S के अंतर्गत स्थित है। क्या सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट का सिद्ध करना है, A बराबर इतना, सेकेंड पार्ट में इतना बराबर इतना। तो फर्स्ट पार्ट का RHS ये ले रहे हैं, पार्ट फर्स्ट और टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। RHS क्या है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, यही तो है। देखिए
ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे ही बना लेने दीजिए यूनियन, और ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी को मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकता हूँ। ए माइनस बी का मतलब ए में है तथा बी में नहीं है, तो ए में है तथा का मतलब इंटरसेक्शन, बी में नहीं है तो बी डैश। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, ए, तो ए को ए बनाए रखिए और दो अलग अलग चीजें हैं, तो एक पहले वाले को बी और इसको क्या सी, यानी मुझे बस बी डैश को सी बोलना है और पूरा पढ़ जाइए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, वितरण नियम बन रहा है। और वितरण नियम के अनुसार इसको ये लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तो बी की जगह बी और यूनियन सी की जगह बी डैश। मैंने अभी आपको बताया है, देखिए ध्यान से, किसी सेट में उसी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करते हैं तो यूनिवर्सल सेट आता है। तो देखिए बी में यूनियन किया किसका, बी के कॉम्प्लीमेंट का, तो क्या है यूनिवर्सल सेट, और इसका यूनिवर्सल सेट क्या लिया, एस, तो लिया ए इंटरसेक्शन एस, है ना। और ये मैंने किससे लिखा है, वितरण नियम से, किस नियम से, वितरण नियम से। अब एक चीज ये भी याद रखिए, मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है, और ए इसका क्या है, उपसमुच्चय। तो ध्यान दीजिए, अगर यूनिवर्सल सेट में किसी अन्य समुच्चय का क्या निकाले, इंटरसेक्शन, तो हमेशा छोटा समुच्चय आता है। मतलब अगर एस इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो ए आएगा, अगर एस क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और अगर एस यूनियन ए निकालें तो फिर एस आएगा। तो मुझे क्या निकालना है, ए और एस का इंटरसेक्शन, तो हमको क्या देगा, ए देगा, और ए मुझे प्रूव करना है, तो ये क्या आ गया, LHS प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था, अगला ध्यान दीजिए। दूसरे पार्ट का मैं क्या ले लूंगा, LHS, क्योंकि यहाँ से मुझे ज्यादा दिख रहा है सॉल्व करते हुए। LHS कितना, ए यूनियन बी माइनस ए। देखिए बी माइनस ए का मतलब बी में है, और का मतलब इंटरसेक्शन ए में नहीं, तो ए डैश हो गया, है ना स्टूडेंट्स। आप क्या पढ़ेंगे, इसको आप सी बोलिए, इसको आप सी बोलिए, तो आप वितरण नियम में पहुंचे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन आप ओपन कीजिए, तो क्या ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, और बीच में क्या होता है, इंटरसेक्शन, और फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी कितना, एस, तो ए यूनियन बी सी रखिए। और बताइए किसी भी सेट में उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे, तो ए यूनियन एस किसके बराबर है, यू, और ये सवाल में समुच्चय के साथ कौन सा, एस। तो बताइए एस सबसे बड़ा समुच्चय होता है, तो सबसे बड़े समुच्चय में किन्हीं भी समुच्चयों का इंटरसेक्शन करें तो छोटा समुच्चय आता है, अभी मैंने बताया एस का इंटरसेक्शन किसी के साथ भी करें तो छोटा ही आने वाला है। तो बताइए एस का इंटरसेक्शन में अगर ए यूनियन बी के साथ करूंगा तो क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा, ये इसका क्या हो गया, RHS हो गया। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन मैंने लिया स्टूडेंट्स 12वां नंबर, समुच्चय तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कितना बराबर है और इतना बराबर है, ये मुझे सिद्ध करना है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इसमें मैं बिना वैनारे से सिद्ध करूंगा। माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, ए तथा बी दो समुच्चय हैं, जो कि सार्वत्रिक समुच्चय एस के अंतर्गत स्थित है, एस के अंतर्गत स्थित है। अब बताइए पहले पार्ट में मुझे प्रूफ करना है, पार्ट फर्स्ट का मैं LHS लिए ले रहा हूं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए और बी, अगर मैं इसको बोलूं बी, इसको बोलूं सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बनेगा वो, लेकिन उससे सरल तरीका क्या है, ये लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। सो स्टूडेंट्स मैंने इसका LHS ले लिया है। एक चीज आप ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको बताया था किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करें यूनिवर्सल सेट के साथ तो वही सेट आ जाता है। तो देखिए मैं इस ए को क्या लिखूं,
सोचिए, अगर मैं इस ए को ए इंटरसेक्शन एस लिख दूं तो गलत तो होगा नहीं और सवाल सरल हो जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन एस और यूनियन ए इंटरसेक्शन। अब देखिए ये ए तो ए है, देखिए दोनों जगह सेम है तो इसको ए ही बोलेंगे, एस को क्या बोलिए बी और बी को क्या बोलिए सी। पढ़िए जरा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वितरण नियम का दूसरा पार्ट बनता है किसके बराबर, ए इंटरसेक्शन तो एक की जगह ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तो बी की जगह एस और यूनियन सी की जगह बी। अब बताइए एस क्या है, एस है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का किसी भी अन्य सेट के साथ यूनियन किया जाए तो एस यूनियन ए करे या ए यूनियन एस करे, तो आंसर क्या है, एस आएगा। सिंपल सी बात है। तो इसकी जगह में क्या लिख दूं, ए इंटरसेक्शन, इसका आंसर एस आएगा। और ए और एस का इंटरसेक्शन ए एस है और एस यूनिवर्सल सेट, तो किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो हमेशा सेट आता है, यानी क्या आएगा ए। और देखिए इसका क्या है, स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बिना आरेख के थ्रू देखेंगे तो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, लेकिन बिना आरेख के मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे का भी मैं एलएचएस ले लेगा। एलएचएस कितना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन। आप बताइए ये और ये कॉमन दिख रहा है, इसको आप छोड़िए। आप ये सोचिए इस ए को मैं यूनियन के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इस ब्रैकेट में यूनियन लगा है। तो बताइए ए को मैं यूनियन के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ए यूनियन फाई बराबर ए लिख सकता हूँ ना। तो मैं ए को क्या लिख दे रहा हूँ, ए यूनियन फाई है ना, और इंटरसेक्शन ए यूनियन। अब देखिए ये ए और ए सेम है, इसको क्या बोले बी और इसको क्या बोले सी। तो क्या बना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, वितरण नियम का फर्स्ट पार्ट होगा। कौन सा, ए यूनियन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। तो फाई इंटरसेक्शन और सी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बी। और फाई का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट में फाई का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ करे फाई आने वाला है। तो ए यूनियन फाई, और फाई का यूनियन किसी भी सेट के साथ करे, देखिए ए यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या, ए। तो यहाँ पर ए, और ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आरएचएस प्रूव हो गया। सो स्टूडेंट्स, मैंने इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तर्क विधि से सिद्ध कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। सो स्टूडेंट, तर्क विधि का मतलब ये है कि इसमें आपको सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट्स, इसमें ए बी सी क्या है, समुच्चय है। आपको तर्क विधि लगानी है, मतलब ए बी सी की जगह कोई भी सेट लेके नहीं चलना है, बिल्कुल आपको प्रूफ करना है बाकायदा। तो देखिए अगर मैं इसका एलएचएस लूँ, ऐसे देखिए अगर मैं इसका एलएचएस लूँ तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी है। अब बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, जो बी में शामिल हो लेकिन सी में शामिल ना हो। बी माइनस सी को मैं लिख सकता हूँ बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी लिखा है तो इसका मतलब x a में शामिल है तथा x b में शामिल नहीं है, और इसी को लिखते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। तो अगर मैंने सोचिए अगर मैंने इसको ये लिख लिया तो क्या बनेगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c डैश। और स्टूडेंट मैंने आपको वितरण नियम बताया हुए हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होता है। तो यहाँ पे तो दोनों जगह इंटरसेक्शन है, कहने का मतलब यहाँ इन दोनों में एक जगह यूनियन हो और एक जगह इंटरसेक्शन हो तो वितरण नियम बनता है। अब दोनों जगह इंटरसेक्शन है या दोनों जगह यूनियन हो तो फिर वितरण नियम नहीं बनता। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखे करूंगा तो फिर ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए।
इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसका सत्यापन मैं ये पोर्शन लेके चल रहा हूँ। तो अगर ये पोर्शन लेके चलूंगा तो मुझे ये प्रूव करना होगा। तो मैंने लेके चला A इंटरसेक्शन B माइनस C इक्वल, ध्यान से देखिए A भी क्या है सेट, B भी क्या है सेट, C भी क्या है सेट। तो अगर मैं B में C को माइनस करूंगा तो एक नया सेट बनेगा। इस चैप्टर में जो भी बनेगा वो नया सेट ही होगा। तो B और C को घटाने पर यानी B और C के अंतर करने पे जो प्राप्त होगा वो भी सेट होगा। सपोज करिए ये सेट है X, है ना, तो बन गया A इंटरसेक्शन X। तो A भी सेट है, X भी सेट है, तो एक सेट में दूसरे सेट का इंटरसेक्शन करें तो नया सेट प्राप्त होगा। यानी मुझे स्टूडेंट्स दिख रहा है कि ये पूरा पोर्शन एक नया सेट देगा। और इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, X such that X belongs to, यही पूरा A इंटरसेक्शन B माइनस C। ये मैं आपको बता चुका हूँ, डिमॉर्गन का प्रमेय भी मैंने इसी तरीके से समझाया था, वितरण नियम की प्रूविंग भी इसी तरीके से समझाई थी। तो अब मैं ये लेके चला हूँ तो मुझे ये लाना पड़ेगा, है ना। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए A इंटरसेक्शन B माइनस C का समुच्चय निर्माण रूप ये। तो अगर इसको मुझे प्रूव करना है तो मुझे सेम यही चीज लानी होगी, X such that X belongs to, और ये हटके ये पूरा लाना होगा। तो आएगा कैसे देखिए, X such that, आप बिलोंग का सिंबल लगा है। अगर X बिलोंग करता था A इंटरसेक्शन B में, तो मैंने कहा था बिलोंग का सिंबल लगा हो तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है तथा, और अगर बिलोंग का सिंबल लगा हो तो यूनियन का मतलब होता है अथवा। डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगा हो फिर इंटरसेक्शन हो तो अथवा का आता है मतलब, और अगर डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगा हो यहाँ पे क्या हो, यूनियन हो, तो फिर तथा का अर्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए बिलोंग का सिंबल लगा है, और बिलोंग के सिंबल में अगर इंटरसेक्शन दिख है तो आपको तथा लगा के लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, X बिलोंग्स टू A तथा X बिलोंग्स टू B माइनस C। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, X such that X belongs to A तथा, और ये चीज एक नहीं है। अब देखिए X बिलोंग कर रहा है B माइनस C में, B माइनस C का मतलब ये जो X है वो B में है लेकिन C में नहीं है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे X बिलोंग्स टू B तथा, यानी ये X B में है लेकिन X C में नहीं है, तो X does not belongs to C। आप बताइए तथा का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, और आपको मैंने बताया हुआ है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करे। अगर इंटरसेक्शन ही चल रहा है तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो इसको A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है इसमें, आप बताइए ये बीच में तथा है और X belongs to A, तो एक बार X belongs to A तथा X belongs to B। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, X such that X belongs to A तथा X belongs to B, और यहाँ बीच में क्या है तथा, ये तथा बीच में आएगा, और ये पूरा पोर्शन X belongs to C के साथ। तो X belongs to A तथा X does not belongs to C। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, आपको लाना क्या है, A इंटरसेक्शन B और यहाँ पे लाना है A इंटरसेक्शन C, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है माइनस, माइनस का मतलब नॉट बिलोंग टू। अच्छा इसका मतलब क्या है, A इंटरसेक्शन B में है लेकिन A इंटरसेक्शन C में नहीं है। माइनस का मतलब यही तो है कि इसमें मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे मुझे डज नॉट बिलोंग्स टू चाहिए, और इस पोर्शन में क्या चाहिए, बिलोंग्स टू। A और B के बीच में क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, और A और C के बीच में भी क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, लेकिन इसके आगे क्या है, माइनस। आप सुनिए जरा ध्यान से, ये लिखा है X बिलोंग्स टू A और ये लिखा है X बिलोंग्स टू B, तो एलिमेंट तो X ही है, और दोनों तरफ क्या लगा, बिलोंग टू। तो X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू B, एलिमेंट सेम है, तो तथा का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इसको क्या लिखेंगे, X such that X belongs to A इंटरसेक्शन B। देखिए A इंटरसेक्शन B आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक जगह लगा स्टूडेंट्स क्या, बिलोंग्स टू, और एक जगह क्या लगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब बात नहीं बनेगी,
ये बिलोंग्स टू है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू है, या तो दोनों में बिलोंग्स टू है या तो दोनों में डज नॉट बिलोंग्स टू है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए आपको ए इंटरसेक्शन भी ला चुके हैं, अब आपको क्या लाना है, ए इंटरसेक्शन सी। किसकी मदद से लाना है, इसकी मदद से। तो जरा इसका फिगर बनाइए, एक्स ए में है, एक्स सी में नहीं है, यही तो है। तो अगर एक्स ए में है और एक्स सी में नहीं है तो मुझे लाना क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। तो जरा ए इंटरसेक्शन सी का मेन डायग्राम बनाइए, ये ए हो गया, ये सी हो गया, है ना। और ये पोर्शन स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया ए इंटरसेक्शन सी। अभी आपको पता चल जाएगा। इसके अनुसार पढ़िए, एक्स ए में है लेकिन एक्स सी में नहीं है, तो बताइए एक्स ए में है लेकिन सी में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, देखिए ए का ये पोर्शन सी में नहीं और ये पोर्शन ए का ये वाला पोर्शन सी में मौजूद है। तो x बिलोंग्स टू a माइनस, एक्स ए में है किंतु सी में नहीं है, इसका मतलब x कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब यही तो हुआ कि x a में दिख रहा है लेकिन c में नहीं है। तो बताइए अगर x a में है c में नहीं है तो हमें जरूरत किसकी है, a इंटरसेक्शन c की। तो बताइए अगर इस फिगर के अनुसार मुझे क्या दिख रहा है, क्या ये x a इंटरसेक्शन c में है, नहीं है, a इंटरसेक्शन c के लिए है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर x बिलोंग्स टू a है तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू c है तो मुझे जरूरत किसकी है, a इंटरसेक्शन c की। तो अगर x a में मौजूद है किंतु c में नहीं है तो वो x फिर a इंटरसेक्शन c में भी मौजूद नहीं है, फिगर से देख लीजिए। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। आप बताइए स्टूडेंट्स, अब आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा ये क्या लगा है, मैंने आपको बताया हुआ है x बिलोंग्स टू a माइनस b का मतलब x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यही तो है। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या बोले a और इसको थोड़ी देर के लिए क्या बोले b। आप पढ़िए क्या बना, x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये बना x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो इसका मतलब उल्टा लिखें, x बिलोंग्स टू क्या, a माइनस b। तो यहाँ पर मुझे क्या स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा, मैं ऊपर वाली लाइन साफ कर देगा और यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पे सब जगह ये चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो a इंटरसेक्शन b माइनस c बराबर x सच दैट, और ये a बना ये b बना, तो x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब x a में है किंतु b में नहीं है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a माइनस b। तो a की जगह क्या, a इंटरसेक्शन b माइनस b की जगह क्या, a इंटरसेक्शन c। आप बताइए सेट बिल्डर फॉर्म a का कैसे बनता है, अगर कोई सेट a है तो a का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, x बिलोंग्स टू a, मतलब हमें वही का वेब लेने हैं x जो a में मौजूद है। तो बताइए इसको मैं क्या बोलूं, अगर मैं इसको a बोल दूं a तो क्या बना, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x सच दैट x बिलोंग्स टू a। ये समुच्चय निर्माण रूप होता है किसका, किसी सेट a का। तो यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, और यहाँ पर स्टूडेंट्स a इंटरसेक्शन b माइनस c। देखिए मुझे यही प्रूफ करना था, तो ये स्टूडेंट्स हो गया प्रूफ। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें चीजों को। सो स्टूडेंट्स मैंने इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन भी लिया है, एक्सरसाइज 1.4 का, कि डी दो समुच्चयों a तथा b के लिए सिद्ध कीजिए। एक बार ये सिद्ध करना है, एक बार सिद्ध ये करना है। तो देखिए अगर किसी भी समुच्चय के आगे p लग जाए तो इसे बोलते हैं पावर सेट ऑफ a, इसे पावर सेट ऑफ b, यानी a का घात समुच्चय b का घात समुच्चय, और यहाँ पे p लगा है तो a इंटरसेक्शन b का घात समुच्चय। एक बार मुझे ये सिद्ध करना है, एक बार मुझे ये सिद्ध करना है। तो कोई एक बार मैं फिर रिवाइज करवा दूं, घात समुच्चय क्या होता है,
किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय। घात समुच्चय तभी आप बना सकते हैं जब समुच्चय परिमित हो। तो किसी भी परिमित समुच्चय का घात समुच्चय क्या होता है? उस परिमित समुच्चय के सारे उप समुच्चयों का समुच्चय। यानी किसी भी परिमित समुच्चय के सारे उप समुच्चयों के समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय बोलते हैं। कैसे? एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं। जैसे एक सेट केवल मैंने लिया 1, 2, ये परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। तो इसके उप समुच्चय क्या होते हैं? पहला 5, फिर क्या एक करके एलिमेंट लेते हैं। सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 1, स्टूडेंट्स ये हो गए इसके क्या उप समुच्चय। इन सारे उप समुच्चयों को एक नए समुच्चय में रखते हैं। यानी इन सारे चीजों को एक नए सेट में रखते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाया और इन सारी चीजों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए। तो एक चीज ये भी याद रखनी है कि किसी भी समुच्चय के, किसी भी परिमित समुच्चय के जो घात समुच्चय होते हैं, किसी भी परिमित समुच्चय का जो घात समुच्चय होते हैं उसके अवयव क्या होते हैं? उसके अवयव स्वयं सेट होते हैं। आपको ये याद रखना है, किसी भी सेट के घात समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? खुद सेट होते हैं। देखिए पाई एक खुद सेट है, सिंगलटन 1 भी सेट है, सिंगलटन 2 भी सेट है, सिंगलटन 1, 2 भी सेट है। समझ रहे हैं ना? तो अगर मैं बात करूं कि ये सिंगलटन 1 ए का क्या है? सिंगलटन 1 पावर सेट ऑफ ए का क्या है? अवयव है ना? तो आपको याद रखना है कि कोई भी सेट अगर एक्स है तो वो बिलोंग करेगा किसमें? पावर सेट ऑफ ए। क्योंकि किसी भी परिमित समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो खुद सेट होते हैं। तो अगर कैपिटल एक्स कोई सेट है तो वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए। लेकिन अगर मैं कैपिटल एक्स की बात करूं, अगर मैंने इसको कैपिटल एक्स बोला तो ये कैपिटल एक्स ए का क्या है? पीए की बात नहीं कर रहे हैं। कैपिटल एक्स ए का क्या है? तो कैपिटल एक्स ए का अवयव है, यही तो कैपिटल एक्स है। तो कैपिटल एक्स का निर्माण किससे हुआ है? ए से। तो अगर कोई सेट स्टूडेंट्स, बस ये याद रखना है कि अगर कोई सेट कैपिटल एक्स है तो वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए। बट कैपिटल एक्स सबसेट होगा किसका? यानी आपको याद रखना है कोई भी सेट किसी भी दूसरे सेट का क्या हो सकता है? समुच्चय। कैसा? उप समुच्चय। लेकिन कोई भी सेट पावर सेट का क्या होता है? अवयव होता है। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर x कोई समुच्चय है तो x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a में। लेकिन अगर a की बात करेंगे तो x फिर सबसेट हो जाएगा किसका? a का। और मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। किसी भी सेट में उसी सेट का यूनियन करें। जैसे a में यूनियन करेंगे का तो a ही आने वाला है, और अगर ए में इंटरसेक्शन करेंगे का तो भी कितना आने वाला है? ए। एक चीज और याद रखना, मैं बता चुका हूँ। अगर आप लेके चल रहे हैं x बिलोंग्स टू ए और आ जाए क्या? x बिलोंग्स टू बी, ये आप लेके चले और ये लाना, मतलब ये आप लेके चल रहे हैं और यूज करते करते ये आ जाए। तो इसको हम लिखते हैं ए प्रॉपर सब्जेक्ट लगा दीजिए या इम्प्रॉपर सब्जेक्ट लगा दीजिए, या ए कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं इन्हीं चीजों को यूज करूंगा। देखिए पहला पार्ट, तो देखिए दो समुच्चय क्या है? ए और बी है, उनके लिए सिद्ध कीजिए ये बराबर है। तो पहले मैं ये पोर्शन करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ? इसका ये पोर्शन लेके चलता हूँ और ये ले जाता हूँ। तो बिल्कुल जैसे पीछे वाले सवाल में किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी। तो पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी का जो इंटरसेक्शन करेंगे वो भी एक नया सेट होगा। क्योंकि पावर सेट लगे तो पावर सेट में अवयव नहीं होते, पावर सेट के अवयव खुद सेट होते हैं। तो यहाँ पे आप स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू नहीं लेंगे, कैपिटल एक्स लेंगे। तो मैंने मान लिया पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, इसका जो सेट वेक्टर फॉर्म होगा वो स्टूडेंट स्मॉल एक्स से नहीं शुरू होगा। क्योंकि पावर सेट के अवयव क्या होते हैं? सेट होते हैं। और स्मॉल लेटर में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम सेट का सिंबल, मतलब ये जो एलिमेंट लेंगे इसमें स्मॉल एक्स ना लेंगे कैपिटल एक्स लेंगे। कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू
किसमें इसी का सेट बिल्डर फॉर्म बना रहे हैं, तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अब मुझे ये लाना होगा, तो स्टूडेंट देखते हैं कैसे आएगा ये। बहुत ही सिंपल सा है लेकिन थोड़ा समझना होगा आपको। आप बताइए बीच में स्टूडेंट्स x such that x belongs to, अब देखिए यहाँ पे बिलोंग का सिंबल लगा है और यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन। तो जब बिलोंग का सिंबल लगा हो तो इंटरसेक्शन का मतलब तथा होता है। तो x belongs to पावर सेट ऑफ ए तथा x belongs to पावर सेट ऑफ b। अच्छा बताइए ये तो बात हो रही है पावर सेट में, अगर x बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ a में तो a का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर कोई भी कैपिटल x पावर सेट ऑफ a का एलिमेंट है तो वो कैपिटल x उपसमुच्चय होगा किसका, a का। सिंपल सी बात है, इसको लिख सकते हैं x सबसेट a तथा x सबसेट b। अब बताइए मुझे लाना क्या है, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो देखिए ये लिखा है x सबसेट a और यहाँ पर x सबसेट b, तो मुझे a और b का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करने के लिए इस पोर्शन और इस पोर्शन का अपने मन से क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो x सच दैट इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो बाएं का इंटरसेक्शन बाएं से, तो x इंटरसेक्शन x और सबसेट का सिंबल a और यहाँ पर a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी सेट का उसी सेट में इंटरसेक्शन करें तो वही सेट वापस आ जाता है। अभी मैंने लिख के बताया था, तो ये हो गया x सबसेट a इंटरसेक्शन b। तो बताइए अगर x सबसेट है a इंटरसेक्शन b का, तो अगर मैं a इंटरसेक्शन b का पावर सेट ले लूं p a इंटरसेक्शन b, तो ये x क्या होगा, फिर सबसेट हट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। और यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और यहाँ पर चल रहा है पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b। अब देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गया, किसका बना, इसको आप a बोलिए। जैसे ही इसको आप a बोलेंगे तो आपको मैंने बताया हुआ है किसी भी a का सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है। तो देखिए अगर इसको a बोलिए तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a, तो ये किसका सेट बिल्डर फॉर्म है, a का। और यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन, और यहाँ पर आया पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b। देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूफ है ना, पार्ट फर्स्ट प्रूफ हो गया, पार्ट सेकेंड प्रूफ करना है ना। लेकिन पार्ट सेकेंड में स्टूडेंट इक्वल नहीं लगा, इक्वल, अगर इक्वल नहीं लगा तो क्या लगा, सबसेट। और सबसेट का तरीका क्या है, सबसेट कैसे लेंगे, x बिलोंग्स टू a लेके चलेंगे और लाइन में क्या, x बिलोंग्स टू b, तो हमें मिल जाएगा a सबसेट है किसका, b का। तो देखिए ये सबसेट का सिंबल है, तो इसको समझिए a और इसको समझिए b। तो मुझे दिखाना है a सबसेट है किसका, आप थोड़ी देर के लिए इसको क्या बोले a और इसको क्या बोले b, तो क्या बन जाएगा a सबसेट है किसका, b का। a सबसेट है b का ला सकते हैं जब हम x बिलोंग्स टू a लेके चले और ला क्या ले, x बिलोंग्स टू b। तो मैं क्या लेके चलूं, यही लेके चलूं, तो मैं क्या करूं, कोई एलिमेंट इस सेट में लेना होगा। लेकिन ध्यान देखिए पार्ट सेकेंड है शुरू करने वाला, ध्यान से देखिए यहाँ पर भी पावर सेट है, यहाँ पर भी पावर सेट है, और पावर सेट में अवयव क्या होते हैं, सेट होते हैं। तो यहाँ पर हम स्मॉल x बिलोंग नहीं कराएंगे, कैपिटल x बिलोंग कराएंगे। तो माना कैपिटल X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। अब इसका मतलब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या लगा, यूनियन, तो ये क्या लगा, बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का केस हो और यूनियन लगा हो, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, अथवा। तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A अथवा x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। अब मैं अगर इसका b हटा दूं, पावर सेट का b हटा दूं तो सिर्फ a बनेगा, और जब a बन जाएगा तो कैपिटल x सबसेट हो जाएगा, अभी पीछे बताया है। और यहाँ पर अथवा, यहाँ पर कैपिटल x सबसेट हो जाएगा किसका,
ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, x belongs to पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B, x belongs to पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। आप बताइए मुझे यहाँ पे लाना क्या, B छोड़िए, आपको चाहिए A यूनियन B। तो A यूनियन B तभी हो सकता है जब इस पोर्शन और इस पोर्शन का मैं क्या करूँ, यूनियन। करना भी आसान है, क्योंकि दोनों जगह x है तो दोनों का यूनियन ले लो। तो x यूनियन x सबसेट A यूनियन B, तो बचेगा। आप किसी भी सेट में उसी सेट का यूनियन करें, चाहे इंटरसेक्शन करें, वही सेट आता है। तो यहाँ पर आएगा x और सबसेट किसका, A यूनियन B, है ना स्टूडेंट्स। और यहाँ पर x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे तो B लगाना है और यहाँ पे भी पावर सेट नहीं लगा। तो अगर मैं यहाँ पर पावर सेट लगाऊं A यूनियन B का, तो फिर ये सिंबल सबसेट का हट के क्या करेगा, बिलोंग्स टू, है ना। तो देखिए ये A, इसको आप बोलिए A थोड़ी देर के लिए, और इसको बोलिए क्या, B। तो देखिए आप x belongs to A लेके चले और R का क्या, x belongs to B। तो अगर x belongs to A लेके चले और x belongs to B आ जाए तो A B का क्या हो जाता है, सबसेट। तो अतः क्या लिखेंगे, A का मतलब पावर सेट ऑफ A यूनियन, B का मतलब पावर सेट ऑफ, मतलब A का मतलब ये पूरा, और सबसेट हो जाएगा, चाहे प्रॉपर लगा लें चाहे प्रॉपर लगा लें। और B क्या, ये इसका स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड प्रूफ हो गया। और इस एक्सरसाइज 1.4 के स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को डाउट था वो क्वेश्चन भी मैंने पूरे बता दिए। एक्सरसाइज 1.5 भी पूरी हो चुकी है और ये चैप्टर भी स्टूडेंट्स पूरा फिनिश हो गया है। आप इन सवालों को एक बार फिर से रिवीजन करें, जो चीजें बताई उनको आप याद जरूर रखें। अब मैं इस नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करूंगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ रखा है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि किंगडम मोनेरा के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक नेचर होते हैं। और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्रिमिटिव होता है, यानी अविकसित होता है, या फिर एब्सेंट होता है, या फिर मैच्योर नहीं होता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा अभी क्या बताता है कि उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, यानी अगर हम लोग जैसे हम लोग जनरली में बात करें किंगडम मोनेरा के एनिमल, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि किंगडम मोनेरा में कभी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होगा और यूकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। तो कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। तो इजी हो गया हम लोगों के लिए, इसी से टैक्सोनॉमी की जाती है, क्लासिफिकेशन किया जाता है कि हम लोग को जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में नॉलेज अच्छे से हो जाए और हम लोग कंफ्यूज में ना रहे। तो हम लोग को आज पढ़ना है जीवाणु, लेकिन उससे पहले हम लोग को जीवाणु जितने भी यानी थे उनके बारे में उनके लक्षण जानने होंगे। लेकिन उससे पहले जानना होगा किंगडम मोनेरा के जो भी कैरेक्टर थे। तो किंगडम मोनेरा कैरेक्टर क्या थे कि वो एक तो प्रिमिटिव था, यानी प्रोकैरियोटिक इन नेचर था। दूसरी चीज क्या थी, उसका जो केंद्रक था वो डेफिनेट नहीं था। तीसरी चीज क्या थी स्टूडेंट कि वो कैसे थे, उनके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी किसी भी चीज से वो कवर्ड नहीं होते, और उनका जो डीएनए होता है वो उनमें नहीं पाया जाता और स्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती। तो ये चीजें हम लोग को पता है किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट होती है। और किससे बताया था, ये अर्नेस्ट हेगल नाम के वैज्ञानिक। और कोपलैंड जो थे उन्होंने अलग कर दिया था उन एनिमल्स को जो मोनेरा जगत के कैरेक्टर्स रखते थे। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी। और क्या पढ़ा कि किंगडम मोनेरा को क्लासिफाई किया गया टू डिविजन में। पहला डिवीजन आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया, या डिवीजन 1 में यूबैक्टीरिया और नेक्स्ट में आर्कीबैक्टीरिया। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे
आविष्कार किया था। किसको उसको मिला के? जल, लार और दांत के मैल को इन्होंने अपने आप से क्या किया? जल लिया, लार ली, अपने मुंह की लार ली और अपने ही दांत के मैल को खुरचा और उसको कहाँ देखा? सूक्ष्मदर्शी में देखा। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ। कब? 1683 में। रहते कहाँ थे? हॉलैंड में। क्या किया इन्होंने? पानी, लार और अपने ही दांतों के मैल को लिया और सूक्ष्मदर्शी में देखा। उसके बाद क्या? लीनियस। लीनियस तो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है हम लोग की किसमें? क्लासिफिकेशन टॉपिक में, क्योंकि इन्होंने क्या बताया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने क्या किया? इन्हें वंश में रखा। किसमें रखा? वंश में रखा, यानी जीनस वंश हो गया इनका। एरनबर्ग, ये सभी साइंटिस्ट हैं जिनको हमें याद रखना है और इम्पोर्टेंट है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मोस्टली देखोगे, बट याद रखने की कोशिश करना। और मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ से फंसते हैं हम लोग एग्जाम में। तो क्या है? लीनियस ने क्या किया? वंश पे रखा और एरनबर्ग ने क्या किया? इनको सर्वप्रथम जीवाणु का यानी बैक्टीरिया कहा। रॉबर्ट कोच ने बताया कि चौपायों क्या होता है? जैसे गाय है, यानी चार पैर वाले जो एनिमल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चौपाय। तो चौपायों को बोले एंथ्रेक्स। उनकी क्या हो जाता है? जो पैर के खुर होते हैं उनमें रोग हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? एंथ्रेक्स बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बताया? किसने? रॉबर्ट कोच नाम के वैज्ञानिक बताया कि चौपायों में एंथ्रेक्स रोग हो जाता है और मनुष्य में क्षय का मतलब होता है ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी जो फेफड़े होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बोलते क्या है? क्षय रोग। और हैजा क्या होता है? कॉलरा होता है। तो ये सभी के किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। किसने बताया? रॉबर्ट कोच ने बताया कि जो चौपाए होते हैं यानी जितने भी जानवर होते हैं चार पैर वाले, क्या किया उन्होंने? चौपाए मतलब चार पैर वाले, उसमें एंथ्रेक्स होता है, मनुष्य में हैजा होता है और क्षय रोग होता है। वो किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट क्या? लुई पास्चर ने बताया कि ये क्या कहलाए? सूक्ष्म जैविकी के जनक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है आप लोगों को। क्या है? लुई पास्चर कौन थे? सूक्ष्म जैविकी के जनक। ल्यूवेनहोफ कौन थे? जीवाणु विज्ञान के जनक। रॉबर्ट कोच कौन थे? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक। है दोनों सेम, बट ये कैसे हैं? मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के फादर हैं और ये बैक्टीरियोलॉजी के। नेक्स्ट क्या है? 1885 टू 1914 को सूक्ष्म जीवों का स्वर्ण युग कहा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हम लोगों से कैसे पूछ जाएगा? ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, कभी भी ये आगे चल के पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? स्वर्ण युग मालूम पूछा गया कि जो बैक्टीरिया था, जीवाणु का जो स्वर्ण युग है वो किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि 1885 टू 1914 जो ईयर थे, जो साल थे, उसको क्या कहा गया? जीवाणुओं का स्वर्ण युग या फिर सूक्ष्म जीवों का स्वर्ण युग। जीवाणु के लक्षण क्या होंगे? कि जीवाणु सबसे सरल अति सूक्ष्म कोश की अविकसित जीव हैं। कैसे हैं? सबसे सरल, यानी कैसे? बहुत इजी होते हैं, बहुत ही सरल की संरचना होती है और अति सूक्ष्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं और कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और एक कोश की होते हैं, अति सूक्ष्म भी है, एक कोश के भी अविकसित जीव है। क्यों? क्योंकि ये मोनेरा जगत में रखे गए हैं। तो क्या हो जाएगा? ये अविकसित भी है। नेक्स्ट है सर्वव्यापी, यानी जल, थल, वायु, ये सभी जगह पाए जाएंगे, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं नेचर। नेक्स्ट है कि ये बर्फ में भी पाए जाएंगे, गर्म जल के झरनों में भी पाए जाएंगे और ये 80 डिग्री तक के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोशिका वृत्ति पाई जाती है। इसमें एक चीज क्या है? कोशिका वृत्ति पाई जाती है। क्यों? इनको क्या, ये बॉडी के बाहर कैसे होते हैं? जीवित नहीं होते हैं। तो इनमें क्या पाई जाती है? तब कोशिका वृत्ति। लेकिन बॉडी के अंदर आते ही क्या कर देते हैं? अपनी जो कोशिका वृत्ति उसको गला देते हैं। इनकी जो कोशिका वृत्ति होती है प्योर प्रोटीन की बनी होती है। जब ये बॉडी के बाहर होते हैं, बॉडी के बाहर कैसे होते हैं? जब हम बीमार होते हैं तो क्या होता है? हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे दवा लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? किसी की दवा देंगे, उसकी जो सेल वॉल होती है उसको गलाने की, क्योंकि सेल वॉल के बिना ये क्या हो जाएंगे? बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और बॉडी के बाहर आते ही क्या करेगा? ये सेल वॉल फिर से बना लेगा। तो ये क्या अपनी लाइफ को जो है सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट है कोशिका में स्थित लवक। लवक क्या है? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का अनुपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट में और मोनेरा में भी रखे गए। केंद्रक कला कैसी? अनुपस्थित, यानी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाएगी।
और क्या था, लीनियर, जो बाइनोमियल नेचर के जनक हैं, यानी क्या थे, लीनियर ने क्या कहाँ रखा, वंश में रखा, क्या रखा, वंश में। नेक्स्ट था कि एरनबर्ग ने इन्हें सर्वप्रथम जीवाणु कहा। तो अभी तक ये क्या था, जीवाणु किसी ने नहीं बताया था, एरनबर्ग ने बताया कि इनको क्या कहते हैं, इन स्ट्रक्चर को जीवाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, जीवाणु, लुईस पास्चर ने बताया कि किण्वन जीवाणु द्वारा होता है। अभी तक क्या था कि किसी को ये नहीं पता था कि जो भी चीज सड़ रही है ये किसकी वजह से सड़ रही है, यानी यहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है जिसकी वजह से यहाँ पे किण्वन हुआ जा रहा है, तो वो प्रेजेंट किसकी थी, बैक्टीरिया की। नेक्स्ट क्या है, रॉबर्ट कोच ने बताया कि चौपायों में यानी जानवरों में एंथ्रेक्स, मनुष्य में क्षय रोग और हैजा जो है वो भी मनुष्य में होता है, जीवाणु की वजह से होता है। लुईस पास्चर कौन है, सूक्ष्म जैविकी के जनक। लुईवर हॉक कौन है, जीवाणु विज्ञान के जनक। रॉबर्ट कोच आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक। और 1885 टू 1914 को सूक्ष्म जीवों का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवाणु के लक्षण क्या थे, जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म, एक कोशिकीय, अविकसित जीव होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, यानी जल थल वायु सब जगह ये पाए जाएंगे, और बर्फ गर्म जल के झरने यानी 80 डिग्री टेम्परेचर को ये झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती प्रेजेंट होती है, और कैसी होती है, प्योर प्रोटीन की होती है। नेक्स्ट है सुविकसित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एब्सेंट होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है।